हेलो फ्रेंड्स, जीरो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम माइनर की सीरीज कर रहे हैं, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा लेक्चर है, ये रिलेटेड है हमारा ईरा से रिलेटेड। क्या होता है ईरा? ईरा होता है द इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। क्या ये हमारे आरजेएस में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ये हमारे आरजेएस में आ रहा है। हमारे आरजेएस के सिलेबस में ये वाला एक्ट है। छोटा सा एक्ट है, हम जल्दी से कर लेंगे। इसमें कितने सेक्शंस हैं? ओनली 10 सेक्शंस लेके बैठा है ये वाला एक्ट। तो बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या नाम है इस एक्ट का। इसका है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का एक्ट है, और एक्ट का नंबर है 60। एक्ट का नंबर 60 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि क्या हुआ था, जो 1986 है, 1986 में 60 नंबर पे ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, या बना था, जो भी आप बोल सकते हैं इसको, कि ये राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी इसको। 60 नंबर का एक्ट है 1986 में। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु। जब भी हम किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो बिना समय गवाए हम इसके पॉइंट्स को देखना शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर के पॉइंट की कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं इसमें कुल? इसमें कुल धाराएं हैं 10। केवल 10 सेक्शंस लेके बैठा है ये वाला एक्ट। क्या इसमें कोई चैप्टर्स दिए गए हैं? नहीं, इसमें कोई भी चैप्टर्स नहीं है। कोई भी चैप्टर्स नहीं है इसके अंदर। अब जो ये एक्ट है, इसको राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 23 दिसंबर 1986 को। इसका मतलब कि ये बना था 23 दिसंबर 1986 को। ठीक है, 23 दिसंबर 1986। कब लागू हुआ, कब प्रवर्त हुआ? ये प्रवर्त हुआ था 20 अक्टूबर 1987 को। सॉरी, ये है यहाँ पे 2 अक्टूबर। ये ओसीटी साथ में लिखने थे। ठीक है, तो माफी चाहेंगे इसके लिए। ये है 2 अक्टूबर 1987। रिपीट करते हैं इस बात को कि ये जो है एक्ट, इसको राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 23 दिसंबर 1986 को, और ये जो लागू हुआ था, प्रवर्त हुआ था, ये प्रवर्त हुआ था 2 अक्टूबर 1987। 2 अक्टूबर को और क्या आता है? सभी को पता है, गांधी जयंती आती है हमारी। गांधी जयंती जो आती है वो 2 अक्टूबर को आती है। 2 अक्टूबर को इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। भाई ये जो एक्ट बना है, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों बना है ये एक्ट? आखिर इस एक्ट को लाने का क्या कारण था? क्या हुआ था कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण हुआ था। उस महिलाओं के अशिष्ट रूपण को रोकने के लिए विज्ञापनों के द्वारा जो नारी का अशिष्ट चित्रण किया जाता है, उसका निवारण करना, या जो नारी का जो अशिष्ट, अभद्र व अश्लील प्रदर्शन किया जाता है, उस पर रोक लगाना। क्या मतलब निकला इस बात का? इस बात का ये मतलब निकला कि आपने कई बार देखा होगा, कुछ एड्स होते हैं, या जैसे कई बार होता है, कई गलत तरीके से नारी को प्रेजेंट किया जाता है। कोई एड्स वगैरह ऐसे होते हैं, विज्ञापन होते हैं, कोई होर्डिंग्स वगैरह होते हैं। उन पे क्या होते हैं, कोई जैसे लेबल लगा होता है किसी बोतल वगैरह पे, आपने देखा होगा कभी। तो उसमें क्या होता है, नारी का अलग तरीके से चित्रण किया जाता है, जो कि क्या होता है, हमको सही नहीं लगता है। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि अश्लील प्रदर्शन होता है, या कोई अशिष्ट, अभद्र प्रदर्शन होता है। मतलब इसको कह सकते हैं कि ऑब्सीन टाइप का कोई एक्ट होता है। तो उसके बारे में बताते हैं कि कोई जो एडवर्टाइजमेंट हो, उसमें क्या होता है, जो महिला होती है, वुमेन जो होती है, उसका क्या होता है, ऑब्सीन तरीके से उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो वो वाली बात बोल रहा है कि उस जो वो होता है ना, ऑब्सीन प्रदर्शन किया हो जाता है, उसको रोकने के लिए क्या किया गया है, ये एक्ट लाया गया है। क्या इसका पुरुषों से संबंध है? नहीं, क्योंकि जो इसकी हेडिंग है वो ही बोल रही है महिलाओं का अशिष्ट रूपण। महिलाओं के अशिष्ट रूपण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पुरुष की तो बात ही नहीं हो रही। तो ये महिलाओं के लिए ही ये एक अधिनियम है, वुमेन्स के लिए एक्ट पारित किया गया है ये। ठीक है ना, तो किसके लिए हुआ? वुमेन के लिए हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है, महिलाओं का कोई अश्लील प्रदर्शन किया जाता है, ऑब्सीन क्या किया जाता है, प्रदर्शन वगैरह किया जाता है किसी विज्ञापन की तरह से या किसी भी अन्य तरीके से, तो उसको रोकने के लिए बेसिकली ये किया जाता है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए, इसके उद्देश्य देख लिए। अब फाइनली हम एक्ट को स्टार्ट करेंगे। एक्ट को स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलता है कि इसमें सेक्शन है ओनली 10।
10 आता है तो उसमें सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। जैसा कि हर एक्ट की जो स्टार्टिंग होती है उसका सबसे पहला मोस्टली सेक्शन यही होता है कि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ क्या होगा। तो इसका भी यही सेक्शन है कि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ क्या है। तो सबसे पहले आता है इसका नेम, यानी कि नाम। नाम है महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है? इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। क्या ये पहले भी संपूर्ण भारत पर था? जी नहीं, क्योंकि क्या था, 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 2019 के क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया है। तो क्या होता है, तब से संपूर्ण भारत, उसमें जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो अब जो भी कोई भी विस्तार होता है वो संपूर्ण भारत पर ही माना जाता है। अब बात आती है इसके लागू होने की। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि 2 अक्टूबर 1987 को 1987 को ये लागू हुआ था। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चलते हैं हम सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 क्या बोल रहा है हमको कि डेफिनेशन क्लोज है, यानी कि इसमें दे रखी है परिभाषाएं। कितनी परिभाषाएं हैं इसमें टोटल? इसमें है टोटल 6 डेफिनेशंस, टोटल 6 डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो क्या बताती है हमको? एडवर्टाइजमेंट के बारे में। क्या होता है कि विज्ञापन में क्या क्या शामिल होता है ये बता रहा है कि भाई विज्ञापन के द्वारा जो अश्लील प्रदर्शन किया जाता है, तो आप उस विज्ञापन में आप किस किस चीजों को शामिल करेंगे? उस विज्ञापन में हम शामिल करेंगे किसी भी नोटिस को, परिपत्र को, लेबल को, रैपर को, अन्य दस्तावेज को। या फिर क्या होता है, प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से दृश्य रूपण किया जाता है, ये आता है। क्या प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस के माध्यम से भी ऐसा प्रदर्शन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह जाते हैं, कई बार जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे वो होते हैं, जैसे रोड शो, जैसे एयर शो वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार नाम वगैरह कई लोग लिख देते हैं ऊपर हवा में ही, जैसे हवा के जैसे होते हैं ना धुआं वगैरह से बना के, वो बात कर रहा है कि अगर किसी तरीके से धुआं के माध्यम से या गैस के माध्यम से या कोई प्रकाश करके, जैसे लेंस वगैरह से ऐसे करके अगर कोई दृश्य रूपण किया जाता है तो वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम इंग्लिश वर्जन में देखें तो क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, नोटिस हो गया, परिपत्र यानी सर्कुलर हो गया, लेबल हो गया, रैपर हो गया, अदर डॉक्यूमेंट हो गया, एंड आल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एडवर्टाइजमेंट की। कहाँ पे दे रखा है? 2A एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, विज्ञापन। ठीक है, अब आता है 2B। 2B हमको बोलता है वितरण के बारे में। वितरण क्या होता है? वितरण होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। ठीक है, क्या मतलब निकला इसका कि नमूने के तौर पर किया गया वितरण, मुफ्त या अन्यथा, मुफ्त या अन्यथा बता रहा है ये। अब आता है सी, जो इसकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि जब हम महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये महिलाओं का अशिष्ट रूपण होता क्या है। तो इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा 2C को, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण होता है, महिलाओं का जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होता है, इसका मतलब होता है कि स्त्री का, स्त्री यानी कौन हो गई? वुमेन, उसके रूप या शरीर का क्या करेगा? इसका इंग्लिश में अलग से ट्रांसलेशन देखेंगे हम, पहले हम इसको हिंदी में देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे तात्पर्य है स्त्री का, उसके रूप या शरीर का, या उसके किसी भाग का, मतलब स्त्री के किसी भाग का किसी रीति में वर्णन, मतलब किसी भी तरीके से आप वर्णन कर रहे हो जो उसके अशिष्ट होने का, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो आप उसको कि भाई वो अशिष्ट लग रहा है, मतलब रुचिकर नहीं लग रहा, मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, अल्पीकृत कर रहा है, मतलब उसकी जो छवि है, मतलब जो स्त्री है उसकी छवि को अल्पीकृत कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, महिलाओं का पवित्र अलंकृत करने के प्रभाव के रूप में है। ये पवित्र नहीं है, यहाँ पे है ये चरित्र,
महिलाओं को जो करेक्टर होता है, वुमेन का जो करेक्टर होता है, उसको अलंकृत करने के प्रभाव के रूप में, मतलब किसी भी तरीके से जो उसका चरित्र है वो नीचा दिखे, इस प्रभाव से किया जा रहा है, जिससे दुराचरित्र, भ्रष्टाचार, लोक दूषण या नैतिकता को क्षति पहुंचने की संभावना है। मतलब किसी भी तरीके से उसका वर्णन इस तरीके से किया जा रहा है जिससे कि किसी महिला की जो छवि होती है वो कम हो रही है, मतलब उसका ह्रास हो रहा है। तो क्या होता है, उससे किसी नैतिकता को भी क्षति हो रही है, मतलब जो देख रहा है उससे क्या होता है, अलग तरीके की, गलत तरीके की भावना पैदा हो रही है, उससे नैतिकता को, मोरल, जो मोरल करेक्टर वगैरह हो रहा है वो भी डाउन हो रहा है। ये सारी बात बोली है हमको महिलाओं का अशिष्ट रूपन 2C के अंतर्गत। इंग्लिश। अब बात करते हैं 2D के। 2D कह रहा है लेबल के बारे में, कि लेबल क्या होता है। लेबल से तात्पर्य होता है किसी पैकेज पर चिपकाई गई, दिखाई देने वाली कोई लिखित, चिन्हित, सील लगी हुई, छपी हुई या रेखा चित्रित कोई सामग्री अभिप्रेत होती है। ठीक है, ये बात हुई लेबल के बारे में। कैसे कैसे होगा भाई, कोई पैकेट है उसके ऊपर किसी तरीके से कोई लिखी हुई चीज होगी, कोई चिन्हित चीज होगी, मुद्रांकित की होगी, मतलब कोई मुद्रा वगैरह लगाई होगी, कोई मुद्रित या रेखा चित्रित की सामग्री होगी, मतलब कोई ड्राइंग वगैरह करी हुई होगी, वो बात कर रहा है। अब पैकेज बोलता है कि आखिर ये जो पैकेज हमने पढ़ा था ये पैकेज क्या होता है, तो ये 2E हमको बता रहा है पैकेज के अंतर्गत आता है कोई बॉक्स, टिन या अन्य आवेष्टक। अन्य आवेष्टक आता है इसके अंतर्गत। आवेष्टक क्या होता है, आवेष्टक होता है कोई कंटेनर, कंटेनर होता है ना, उसकी बात कर रहा है। अब 2F आता है, वो बोल रहा है विहित, विहित यानी कि नियमों के द्वारा विहित होता है, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उनके द्वारा विहित होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम इसके दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, जो कि है सेक्शन 3 और 4। 3 और 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली जो अपराध बता रहा है ना, वो अपराध 3 और 4 में ही बताया गया है। तो 3 और 4 में क्या बता रहा है कि महिलाओं के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति में क्या होगा, केवल फीमेल शामिल है, नहीं। क्या मेल शामिल है, नहीं। इसमें शामिल है मेल और फीमेल दोनों। क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति होगा चाहे मेल हो या फीमेल, किसी विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा और ना करवाएगा, ना तो वो स्वयं ऐसा कर सकता है, ना किसी और के द्वारा ऐसा करवा सकता है। प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा, मतलब जो विज्ञापन वगैरह है इसी तरीके से किसी तरीके का कोई प्रकाशन या उसके प्रदर्शन की, मगर प्रदर्शन की क्या नहीं करेगा, व्यवस्था नहीं करेगा, इसमें भाग नहीं लेगा, किसी तरीके से भी इसके अंतर्गत भाग नहीं लेगा, जिससे कि क्या होता है, किसी महिला का अशिष्ट रूपण होता है। तो ये बात करी सेक्शन 3 ने। सेक्शन 3 ने क्या बोला आपको बता दिया गया है, शॉर्ट में देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का विज्ञापन नहीं करेगा, किसी भी तरीके का प्रकाशन या तो खुद नहीं करेगा या करवाएगा, जिससे किसी महिला का अशिष्ट रूपण होता है। अशिष्ट रूपण कौन सा है, अशिष्ट रूपण वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। कहाँ पे देखा था महिला के अशिष्ट रूपण को, महिला के अशिष्ट रूपण को देखा था हमने 2C के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके, हमारी इस एक्ट के, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 कह रहा है महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पैम्पलेट्स आदि के प्रकाशन या डाक से भेजने का प्रतिषेध। ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, इसमें बोल रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिशिंग और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स ईटीसी कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अगर महिलाओं का अशिष्ट रूपण करता है तो उसकी जो पुस्तक, पुस्तिका आदि होता है ना, उनके प्रकाशन या डाक से भेजने का प्रतिषेध कर रहा है। इसमें ऑल मटेरियल आते हैं। ऑल मटेरियल कौन कौन से होते हैं, ऑल मटेरियल होते हैं कि कोई भी, इसके अंतर्गत हो सकती है कोई भी पुस्तक हो सकती है, यानी कि बुक हो सकती है, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म। यहाँ पे लिख रखा है, देखो आप, यहाँ पे जो ऑल कंटेंट्स में क्या आएगा, ये आएंगे ऑल कंटेंट्स की। कोई पुस्तक होगी, कोई पुस्तिका होगी, कोई पेपर होगा, कोई स्लाइड होगी, कोई फिल्म होगी, कोई लेखन होगा, रेखा चित्र होगा यानी कि कोई ड्राइंग होगी, रंग चित्र होगा, कोई फोटोग्राफ होगा, या किसी तरीके का रूपण होगा, मतलब उसका रूप इस तरीके से बना दिया गया है, कोई चित्र होगा। तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, इसमें मेल और फीमेल दोनों हो गए, ये जो ऑल मटेरियल्स लिख रखे हैं इनका किसी भी तरीके से क्या नहीं करेगा, उत्पादित नहीं करेगा या करवाएगा, या उसका विक्रय नहीं करेगा, उसको किराए पे नहीं देगा,
उसका वितरण परिचालित नहीं करेगा और डाक के द्वारा नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि जिससे क्या होता है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण होता है कि अगर उसने इस तरीके का काम किया तो उससे महिलाओं का अशिष्ट रूपण हो जाएगा। मतलब अगर वो इस तरीके के काम करता है तो ये अगर इस तरीके का काम करेगा तो धारा 4 में दंडित किया जाएगा, मतलब धारा 4 लग जाएगी उसके ऊपर। अब बता रहा है कि भाई सेक्शन 4 है ना, इसका एक परंतु भी है, अपवाद भी है। क्या बात है इसका अपवाद? इसका अपवाद है कि ऑल मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल थे जो भी हमने देखे थे, पुस्तक पुस्तिका हो गया, कोई कागज हो गया, या स्लाइड हो गई, कोई फिल्म हो गई, लेखन हो गया, या कोई ड्राइंग हो गई, या किसी भी तरीके का जो हमने ऑल मटेरियल्स अभी पीछे देखे थे ना, अगर वो कोई लोकहित में हो, कोई सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए हो। लोकहित में कैसे हो सकते हैं वो? लोकहित में हो सकते हैं कि भाई कोई विज्ञान का काम हो, या कोई क्या होता है किसी कला के क्षेत्र में हो, कोई साहित्य हो, कोई विद्या या सामान्य सरोकार के लिए हो, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो। अन्य उद्देश्य कौन सा हो सकता है? अन्य उद्देश्य वही हो सकता है जो कि लोकहित में होगा। लोकहित से भिन्न उद्देश्य हो गया तो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और क्या बोल रहे हैं कि सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए हो। सद्भावना पूर्वक किया गया होना चाहिए धार्मिक प्रयोजनों के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसका ख पॉइंट यानी कि बी पॉइंट। क्या बोल रहा है कि कोई मूर्ति, रंगचित्र, उत्कीर्ण, इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इनका उद्देश्य होना चाहिए कि जो प्राचीन स्मारक होते थे हमारे पहले, तो उसके लिए एक एक्ट बना हुआ था, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। इसका एक एक्ट बना था, 1958 का एक एक्ट था। उसके अकॉर्डिंग है तो उसको भी क्या नहीं माना जाएगा कि भाई उस पर सेक्शन 4 की बात लागू नहीं होगी, उस पर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला बात को इस पर लागू नहीं किया जाएगा। और कोई मंदिर है, मंदिर में मूर्ति है, या कोई प्रवरण है, कोई रथ है, इन पे कोई आकृति वगैरह बनी हुई है, कोई चित्र वगैरह बना हुआ है, तो उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि किस उद्देश्य से है? ये धार्मिक उद्देश्य से है, इनका कोई गलत उद्देश्य नहीं है, इनके द्वारा किसी स्त्री का कोई अश्लील रूपण नहीं किया जा रहा है। ये वाली बात बोल रहा है। और इसके बाद बोल रहा है कि जहाँ चलचित्र अधिनियम, चलचित्र क्या होता है? चलचित्र अधिनियम होता है सिनेमेटोग्राफी अधिनियम होता है 1952 का, उसका जो पार्ट 2 है वहां लागू होगा, वहां पे भी ये चीजें लागू नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखिए हमने पढ़ा सेक्शन 3, सेक्शन 3 को पढ़ा हमने, फिर पढ़ा हमने 4 को। अब इसके बाद हमको पढ़ना चाहिए 5, लेकिन हम 5 की जगह पढ़ेंगे 6। 6 क्यों पढ़ेंगे? 6 इसलिए पढ़ेंगे कि जो सेक्शन 3 और 4 के संबंध में जो दंड दे रखे हैं, शास्ति दे रखी है, वो 5 में नहीं दे करके 6 में दे रखी है। तो 6 आया, 6 में आ गया हमारे दंड। क्या होगा कि भाई जो सेक्शन 3 और 4 में जो दे रखे हैं अपराध, अगर इनका अपराध कर पहली बार किया जाता है, अगर आपने फर्स्ट बार इसका अपराध किया है तो कारावास दिया जाएगा। कौन सा कारावास होगा? दोनों में से किसी भांति का हो सकेगा, जो कि कठिन और सादा होगा। कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना होगा 2000 रुपए तक का। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो आप एक टिप रख सकते हैं कि भाई ये याद करने की ट्रिक हो सकती है कि 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना। मान लो फिर भी उस व्यक्ति की बात समझ में नहीं आई और उसने यही अपराध दोबारा कर दिया, तो क्या होगा? या तो 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक, यानी 5 वर्ष तक कितना भी कारावास हो सकता है। 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक का कारावास हो सकता है। कैसा हो सकता है? कठिन और सादा दोनों तरीके का हो सकता है। और 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें हो सकता है। ये बात हुई इसके दंड के संबंध में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? प्रवेश करने, तलाशी लेने की शक्ति। किसको होती है प्रवेश लेने, तलाशी लेने की शक्ति? पावर्स टू एंटर एंड सर्च। किसको होती है ये इसको होती है, जो क्या होता है, राज्य सरकार के द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति होता है, ऑथराइज्ड पर्सन होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राजपत्रित अधिकारी होता है, गजेटेड ऑफिसर होता है, जिसे उस स्थानीय सीमाओं में जिस स्थानीय सीमाएं होती है ना, जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाए, उसके भीतर क्या होता है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तलाशी के संबंध में कौन से एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे? तलाशी के संबंध में लागू होगी हमारी सीआरपीसी लागू होगी, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान लागू होंगे। कौन सा सेक्शन लागू होगा? सेक्शन 94। क्योंकि जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो वहां पे सेक्शन 94 आता है, जो हमें तलाशी के बारे में, सर्च के बारे में प्रोविजंस बताता है। तो यहाँ पे भी उन्हीं प्रोविजंस को लागू करने की बात यह एक्ट बोल रहा है। ठीक है,
और इसका जो थर्ड पॉइंट आता है वो बोलता है अभिग्रहित चीजों की सूचना यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट को देगा। मतलब वो प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद तलाशी लेगा किसी जगह पे, और तलाशी लेगा तो क्या करेगा, जो भी चीजें वो वहां से लेगा उनके संबंध में, उनके मामले में जो भी सूचना होगी वो यथाशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को देगा। ठीक है। अब हम जब ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं तो ये बताता है कि इसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स के साथ। कुछ पॉइंट्स क्या हैं कि जो राज्य द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी होता है वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, इस पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है। तो क्या कर सकेगा कि वो युक्त समय के भीतर, मतलब जो भी उसको समय दिया गया है उस समय के भीतर किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। ठीक है। कोई भी चीजें जो होगी उसको लगती है कि भाई मुझे इस चीजों को लेना चाहिए, उनको क्या कर सकेगा, अभिग्रहित कर सकेगा। और किसी भी वस्तु को जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह अधिनियम का उल्लंघन करती है, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इस एक्ट के विरोध में है, उनको क्या कर सकेगा, अपने पास ले सकेगा, अपने अधिकृत कर सकेगा उसको। फिर क्या कर सकेगा, परीक्षण कर सकेगा। क्या किस चीज का परीक्षण कर सकेगा, कुछ चीजें अगर उसको वहां पे मिली है, जो उस किसी स्थान पर उसको चीजें मिली है जिसमें उसने प्रवेश किया है, तलाशी ली है, तो उस स्थान पे क्या कर सकेगा, प्रवेश करके तलाशी लेके जो भी चीजें मिलेगी उनका परीक्षण कर सकेगा, एग्जामिन कर सकेगा। या फिर क्या कर सकेगा, रिकॉर्ड कर सकेगा उसको, उनके संबंध में रजिस्टर मेंटेन कर सकता है, या उसको डॉक्यूमेंट को ले सकता है, या कर सकता है अन्य किसी भौतिक पदार्थ को भी वो अभिग्रहित कर सकता है। लेकिन जब प्रवेश और तलाशी करने की बात आती है तो वो क्या करेगा, प्राइवेट निवास में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतलब अगर किसी प्राइवेट निवास है, कोई व्यक्ति वहां पे रहते हैं, तो उसमें अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा, मतलब उसको अनुमति लेके आनी पड़ेगी, फिर वो प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है। ठीक है। पर मान लीजिए कि ये जो वस्तुएं हैं जिनको वो अभिग्रहित करता है, यहाँ पे जिन जिन वस्तुओं को उसने अभिग्रहित किया, अगर मान लो कि वो जो वस्तुएं हैं वो अलग नहीं की जा सकती उस स्थान से, है ना, उस स्थान से उनको अगर अलग नहीं किया जा सकता तो वो क्या करेगा, मतलब इस बात का ये मतलब निकला कि मान लो उसने किसी घर में प्रवेश किया, ये घर है, यहाँ प्रवेश किया, उस प्रवेश करने की तलाशी लेने पर उसको कोई चीज ऐसी मिली, यहाँ पे मतलब कोई पत्थर रखा हुआ है या कोई भी चीज ऐसी रखी है जिसको कि वो हटाए बिना उस चीज को, उसका परीक्षण नहीं कर सकता, उसको मेंटेन नहीं कर सकता, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं ले सकता, तो वो क्या उस चीज को वहां से हटा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको हटाया जा सकता है। अगर वो उसको अलग किया जा सकता है तो उसको उस पदार्थ को, उस वस्तु को वो वहां से अलग कर लेगा। ठीक है। ये बात बोल रहा है हमको सेक्शन 5। ठीक है। अब आप बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं तो उससे पहले क्या हमने सेक्शन 6 की बात कर ली थी? जी हाँ, हम सेक्शन 6 की बात करके आए हैं। सेक्शन 6 हमको दंड के बारे में बता रहा है। किसके संबंध में दंड की बात बता रहा है? सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बारे में जो दंड मिलेंगे उनके बारे में हमको बता रहा है सेक्शन 6। ठीक है। अब बात करते हैं 7 की। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? कंपनियों के द्वारा अपराध। किसके द्वारा अपराध की बात कर रहा है सेक्शन 7? सेक्शन 7 बात कर रहा है ऑफेंस बाय कंपनीज। क्या होता है इसके अंतर्गत कि कोई अपराध जहां किसी कंपनी के द्वारा किया गया हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कंपनी को और उसके जो निर्देशक वगैरह होंगे उनको भी उसके लिए दायी ठहराया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये कंपनी होती क्या है। कंपनी क्या होती है? कंपनी से तात्पर्य होता है निगमित निकाय। कोई भी निगमित निकाय हो सकता है, इसका मतलब कॉर्पोरेट बॉडी जो होती है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। या फिर हो सकती है कोई फर्म या व्यक्तियों का कोई भी संगम। ठीक है। कोई फर्म हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है फर्म के अंतर्गत, ये वाली बात बोल रहा है हमको। ये हो गया निगमित निकाय। कोई फर्म हो सकती है, व्यक्तियों का कोई संगम हो सकता है, पार्टनर वगैरह हो सकते हैं, या फर्म या व्यक्तियों का संगम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, ये बता रहा है। ठीक है। अब क्या होगा, निर्देशक कौन होते हैं? निर्देशक होते हैं फर्म के संबंध में फर्म के भागीदार होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की। सबसे पहले जो इसका पॉइंट आता है वो हमको बोलता है कि कंपनी और निर्देशक दोनों दायित्वहीन होंगे। मतलब अगर सेक्शन 3-4 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है तो ना केवल कंपनी को बल्कि निर्देशक को भी उसके लिए दायी ठहराया जाएगा।
पर अगर जहां निर्देशक ये साबित कर देता है कि उसने पूरी सम्यक सतर्कता के साथ अपना काम किया था, उचित ज्ञान के साथ उसने अपना काम किया था, तो वह दायी नहीं होगा। अगर वो ये साबित कर देता है कि उसने पूरी सतर्कता का ध्यान रखा था कि किसी भी तरीके का कोई भी उल्लंघन नहीं होने पाएगा, लेकिन फिर भी वो उल्लंघन हो गया, तो उसको दायी ठहराया नहीं जाएगा। ठीक है। पर ये बता रहा है कि यदि अपराध कंपनी के निर्देशक, प्रबंधन, सचिव या किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति से उपेक्षा से किया जाता है, अगर कोई काम उपेक्षा से किया जा रहा है, तो निर्देशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य प्राधिकारी दायी हो जाएंगे। कौन कौन दायी हो जाएंगे इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत दायी हो जाएंगे कंपनी सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, ये दायी हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे। अब आगे जो सेक्शन आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना। क्या बोल रहा है कि ये जो इसके अंतर्गत जो अपराध किए जाएंगे वो संज्ञेय और जमानतीय होंगे। इसके दो क्लॉज हैं, 8(1) और 8(2). 8(1) में तो आता है संज्ञेय अपराध और 8(2) में बोलता है जमानती अपराध। ये उसी तरीके से होंगे जैसे कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है। सीआरपीसी में भी तो हमको संज्ञेय अपराध और जमानती अपराध वगैरह के बारे में बताया गया है, सेम उन्हीं प्रोविजंस की बात कर रहा है। अब 9 आता है, वो बोलता है सद्भाव से किए गए कार्यों का संरक्षण किस किस को मिलेगा? केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, इनके किसी अधिकारी के विरुद्ध इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर सद्भाव से कार्य किया गया है, तो उनको इसका प्रोटेक्शन मिल जाएगा, संरक्षण मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि नियम बनाने की पावर किसको है? नियम बनाने की पावर है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को नियम बनाने की पावर है। चलिए फाइनली इसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था इसका नाम क्या है, महिलाओं का शिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम इसका नाम है। कब बना था ये? 23 दिसंबर 1986 को ये बना था और 2 अक्टूबर 1987 को इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई जो कोई विज्ञापन वगैरह होते हैं, कोई प्रकाशन वगैरह होते हैं, उनके द्वारा जो महिलाओं का अशिष्ट रूपण किया जाता है, अशिष्ट रूप से प्रदर्शन कर दिया जाता है, उनको रोकने के लिए इस अधिनियम को क्या किया गया? बनाया गया था। सबसे पहला वही बोल रहा था, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। 2 में इसकी परिभाषा आ गई थी, 3 और 4 में इसके अपराध आ गए। ठीक है। 5 में आ गया इसमें प्रवेश करना और तलाशी लेने के बारे में। 6 में आ गया इसके दंड के बारे में। 7 कहता है कंपनी के अपराध के बारे में। 8 कहता है कि अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा। 9 में कहता है कार्रवाइयों का वो सद्भावना से संरक्षण हो गया, भाई सद्भावना पूर्वक जो कार्यवाही की गई है उनके लिए संरक्षण हो गया। और 10 कहता है हमारा नियम बनाने की पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये था हमारा एक्ट, छोटा सा एक्ट था, आधे घंटे में इसको कवर कर लिया गया है। आप इसके थ्रू इसका फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये हमारी माइनर की सीरीज अच्छी लग रही है, आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। आगे नए लेक्चर से अपना रिवीजन करने के लिए आप डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।